नमस्कार, ऑस्ट्रेलिया QIS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। और सामने आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि क्या है तिब्बती डेमोक्रेसी दिवस और भारत का नाता। दोस्तों, आज 2 सितंबर है और 2 सितंबर को तिब्बती डेमोक्रेसी दिवस या फिर कहें तिब्बती लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में यह चर्चा जरूरी हो जाती है कि आखिर यह दिवस क्यों मनाया जा रहा है और साथ ही भारत का इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या नाता है। और तब हम इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसके आधार पर भारत और चीन के बीच का जो संबंध है इसे भी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक GS पेपर 2 में IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन इससे जुड़ा हुआ है ना। तो IAS के सिलेबस के हिसाब से इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस रहेंगे, इनमें से यदि PT के कुछ यदि डायमेंशन रहेंगे तो मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में भी बता दूं। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। 2 सितंबर को तिब्बती डेमोक्रेसी दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को ही 1960 में 2 सितंबर को ही बोधगया में निर्वासित सरकार की शपथ ली गई थी, है ना। निर्वासित कौन सी सरकार? तो निर्वासित तिब्बती सरकार, है ना। निर्वासित तिब्बती सरकार कहां से निर्वासित की गई थी ये? तो चीन से, है ना। चीन से ये निर्वासित हुई थी। चीन से दलाई लामा कहां आ गए थे? भारत चले आए थे। भारत में कहां? तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक जगह है, धर्मशाला में आकर करके और उन्होंने शरण ली। और इसके बाद 2 सितंबर 1960 को बोधगया में सरकार की शपथ ली गई और धर्मशाला से ही वे अपना एक प्रशासन, कह सकते हैं, प्रशासन चलाना शुरू किया। क्लियर? तो धर्मशाला में निर्वासित सरकार की स्थापना की गई। और इस पूरे मामले में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है? तो CTA की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। CTA का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 1963, यहां पर थोड़ा अलग लिख दिया गया है ना। 1963 में तिब्बती संविधान लागू किया गया था। बात समझ में आ रही है ना। अब आप ये समझ सकते हैं कि चीन से जो तिब्बती समुदाय है वो पलायन कर जाती है, क्योंकि चीन जो है उनको अधिकार नहीं देता है। तिब्बत चाह रहे थे कि वो एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर आगे काम करें, लेकिन चीन के द्वारा उन्हें कोई मान्यता नहीं दी जाती है। चीन उन पर हावी होने की कोशिश करता है और यह जो एक गुलामी की स्थिति है, ये स्थिति तिब्बती समुदाय स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और इसके बाद ये वहां से पलायन कर जाते हैं और ये फिर भारत में आकर के शरण लेते हैं। और इस बीच यहाँ पर कुछ विशेष तरीके से वे काम करना शुरू करते हैं, जिसमें से एक है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन। साथ ही वे 1963 में तिब्बती संविधान भी लागू करते हैं, यानी कि वे एक स्वायत्त प्रशासन, स्वायत्त सरकार चलाना शुरू करते हैं। हालांकि यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि तिब्बती समुदाय ने यह स्पष्ट तौर पर कभी भी नहीं कहा है कि हम भारत में एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। वे इनफैक्ट भारत का शुक्रिया अदा करते हैं कि भारत ने उन्हें शरण दिया है। आगे बात करते हैं। वर्ष 1975 में 2 सितंबर को तिब्बती डेमोक्रेसी का स्थापना दिवस घोषित किया गया था, है ना।
2 सितंबर 1960 को तो स्थापित हो ही गया, लेकिन 1975 में इसे स्थापना दिवस के तौर पर घोषित किया गया और इसी के लिहाज से आज जो है यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1992 में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है और इसके माध्यम से तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग की स्थापना की जाती है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के जो भी महत्वपूर्ण घटक हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, वो ये फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ समय बाद 2011 में दलाई लामा के द्वारा अपनी राजनीतिक और कार्यकारी शक्तियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। और किसको स्थानांतरण किया जाता है? तो सिक्योंग पेनपा सेरिंग, है ना, इनको ये अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं और इनको जो है राष्ट्रपति मान लिया जाता है। हाँ, इनको राष्ट्रपति मान लिया जाता है उस तिब्बती सरकार का। क्लियर। सीटीए के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारत सहित विदेशों में हर तिब्बती अधिवास क्षेत्र में इसका ब्रांच ऑफिस है। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जो पूरे विश्व में जो तिब्बती समुदाय हैं, उन सभी का जो मेन ओरिजिन है वो यहां पर स्थापित है, सीटीए, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहां है? तो ये है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये अपने आप में यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि तिब्बती मामले में भारत का पक्ष क्या रहा है। भारत ने दलाई लामा को धार्मिक नेता का दर्जा दिया है ना, लेकिन यहां पर जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत जो है तिब्बती समुदाय के साथ में बहुत इस तरीके से पेश नहीं आना चाहता है कि ऐसा लगे कि वह चीन का विरोध कर रहा हो। और यहां पर भारत ने तिब्बती राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं दिया है ना। तिब्बत ने भी इस बात को कहा है कि हम यहां पर समानांतर सरकार नहीं चला रहे हैं। और भारत ने भी दूसरे हाथ ये कहा है कि ये जो है किसी भी स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब यहाँ पर कोई समारोह आयोजित किया जाता है तो फिर तिब्बती समुदाय को आमंत्रण भी दिया जाता है। और इसकी एक बानगी 2014 में आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री महोदय के शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन सीटीए राष्ट्रपति लोबसांग सांगे की उपस्थिति दर्ज हुई थी, है ना। ये उसी समय क्या एक फुटेज है, दूरदर्शन चैनल पर एक फुटेज आया था और उसी के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीटीए के राष्ट्रपति महोदय थे ये उसमें शिरकत किए थे। किसमें? तो 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। चीन के साथ संवेदनशील रिश्ते के मद्देनजर भारत की जो नीति है वह यहाँ पर थोड़ी संतुलित नीति के तौर पर दिखती है ना। यहां पर ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भारत जो है तिब्बत के साथ किस हिसाब से पेश आ रहा है और चीन के साथ किस हिसाब से पेश आ रहा है। चीन जहां एक तरफ तिब्बत और तिब्बती समुदाय को तरजीह नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आप हमारे अंतर्गत ही रहें, और तिब्बत समुदाय कह रहा है कि नहीं, हम अलग से शासन चाहते हैं, हम अलग से अपनी सरकार चाहते हैं। और इस बीच भारत की जो नीति है वह नीति यही है कि वह वन चाइना पॉलिसी यानी कि एक चीन की नीति, है ना। आधिकारिक तौर पर वह वन चाइना पॉलिसी को मानता है, बेशक उसमें व्यवहारिक तौर पर कमी बेसी होती रहे, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में जो हाल के समय में संबंध रहा है वो टकराहट वाला रहा है कि नहीं। तो ये चीज यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत चीन के साथ भी
एक संतुलित संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है और तिब्बती समुदाय को भी वह दरकिनार नहीं करना चाहता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक जो राष्ट्रपति महोदय उस समय थे वो भागीदारी निभाए थे समारोह में, वो ये है। और इसके अलावा भी कई सारे उदाहरण है ना। जो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग मठ में भ्रमण करने के लिए, विजिट करने के लिए दलाई लामा को जाने की स्वीकृति मिल जाती है। 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ था वहां पर भी भारत को जाने की जो दलाई लामा है उनको जाने की स्वीकृति मिल जाती है कि वहां पर जाकर करके और भ्रमण कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां यहां पर निकलकर सामने आती हैं। और दूसरी तरफ जो भारत है, भारत यहां पर चीन के कंटेक्स्ट में भी चीजों को बहुत अधिक ट्विस्ट नहीं करना चाहता है। भारत को पता है कि चीन के साथ ऑलरेडी एक तनाव वाली स्थिति चल रही है और इस बीच यदि हम तिब्बती सरकार को हम आधिकारिक तौर पर महत्व देना शुरू कर दें, वरीयता देना शुरू कर दें, तो चीन के साथ जो गर्माहट की स्थिति है यह और अधिक बद से बदतर हो सकती है ना। तो इस लिहाज से भारत यहां पर संतुलित रवैया अपना रहा है। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि तिब्बती लोकतंत्र दिवस का आखिर जो अर्थ है वो यहाँ पर क्या निकलकर सामने आ रहा है, भारत का इस दृष्टिकोण से क्या अप्रोच रहा है, ये सारी बातें हमने आज की चर्चा में देखी और समझी। इसके आधार पर दोस्तों एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर लिखें। सवाल क्या है? भारत चीन संबंध के मद्देनजर तिब्बत फैक्टर को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। भारत और चीन का जो संबंध है, इस बीच तिब्बत फैक्टर किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहां ध्यान रखना है कि जो चीन है वो चीन तिब्बत को छोड़ना नहीं चाहेगा, है ना, क्योंकि चीन जो है न तिब्बत को छोड़ना चाहता है, न हांगकांग को छोड़ना चाहता है, न ताइवान को छोड़ना चाहता है। ठीक है, वन स्टेट टू पॉलिसी की नीति को वो अपनाता है, स्टेट एक ही रहे, है ना। और यहां तक कि जो चीन है वो तिब्बत में कुछ ऐसे भी समूह हैं, तिब्बती समुदाय में कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनको प्रोवोक करता रहता है भारत के अगेंस्ट में भी, है ना। तो ये सारी स्थितियां आपको अपने उत्तर में बतानी होंगी। क्लियर? तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।